सुलोचना अपनी पड़ोसन रमा से बात करते हुए बोलती है। पता नहीं कैसे लोग इतना भर भर के दहेज ले लेते हैं। मेरी बहू का एक पैर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसके मायके वालों से एक पैसा तक नहीं लिया। हाँ हाँ, यहाँ तो तू सब्जी वालों से भी मोल भाव करने लगे। तेरे लालच के ही किस्से पूरे मोहल्ले में हैं। और तूने अपनी बहू के मायके वालों से बिना दहेज की शादी करवा दी, और वो भी जब उसका एक पैर ठीक नहीं है। पागल ना किसी और को ही बना तू, मुझे नहीं। तो तुझे क्या लग रहा है मैं अपने सास बहू के रिश्ते में भी लालच लाऊंगी क्या? और नहीं तो क्या। अरे नहीं, मैं तो मेरी बहू से बहुत प्यार करती हूँ। वो अगर सामने से भी लाकर मुझे पैसे दे देना तो मैं तब भी ना लूँ उससे पैसे। हाँ, तू बोल रही है तो कर भी क्या सकते हैं हम। जरा अपनी बहू से तो पूछ वो क्या बोल रही है। अब तू क्या है वो उस बेचारी से ज्यादा किसे पता होगा। अच्छा, अब तुझे मेरी बातों पर यकीन भी नहीं हो रहा है। कोई नहीं, रुक मैं अपनी बहू को ही बुला देती हूँ। वो बोलेगी तब तो यकीन हो जाएगा ना। इसी बात पर अब अपनी बहू को बुला ले। सुलोचना आवाज लगाकर अपनी बहू निधि को बुलाती है और वहाँ निधि जैसे ही आती है सुलोचना निधि से बोलती है, बहू तू ही बता दे, मैंने एक भी रुपया लिया है क्या तेरे मायके वालों से तेरी शादी में? नहीं, इसकी जुबान तो अभी से लड़खड़ा आ रही है। पक्का सिखा के हिला रही है तू अपनी बहू को। अरे रुक रुक के क्या बोल रही है, साफ साफ बता देना सबको। देख ये तेरी सास के बारे में क्या बोल रही है। नहीं आंटी जी, माँ जी सही बोल रही हैं। माँ जी को तो सामने से पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया, और आप इनको लालची बोल रही हो। क्या बात है सुलोचना, बहू के आते ही तेरे रंग और ढंग दोनों ही बदल गए। चल ये भी सही है, अभी तू बहू का सहारा बनेगी, तभी तो ये तेरे बुढ़ापे में तेरी बहू तुझे सहारा देगी। मैं कोई भी काम किसी लालच से नहीं करती हूँ। जो होना होगा वो खुद हो जाएगा, तू उसकी टेंशन मत ले। हाँ आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। अरे जब तेरा पैर ठीक नहीं है तो तू क्यों कर रही है? अपनी सास या नंद से बोल दे, उन दोनों में से किसी से काम करवा ले। नहीं, अब बहू के आने के बाद भी माँ जी काम करे, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। इसलिए घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। तेरे तो भाग ही खुल गए ऐसी बहू पाकर। तेरा कितना ख्याल रखती है, तेरी कितनी ज्यादा फिक्र करती है बहू। हाँ बस यही तो खुशी है। सुलोचना और रमा दोनों बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रमा वहाँ से चली जाती है और सुलोचना निधि के पास जाकर बोलती है, मैंने तुझे बोला था अपने मायके वालों से बोलकर एक नया फ्रिज मंगवा ले, तूने अभी तक बोला नहीं क्या उन्हें? माँ जी ऐसे बार बार अच्छा थोड़ी लगता है उन्हें परेशान करना। अभी थोड़े दिन पहले ही तो उन्होंने वॉशिंग मशीन भेजा था, और अब फ्रिज। हाँ तो जब अपनी लंगड़ी बेटी को भेज रहे थे तब तो अच्छा लग रहा था उन्हें। अब अपनी लंगड़ी बेटी की सुविधा के लिए थोड़ा सामान देने को मौत आएगी उनकी। माँ जी आप उन्हें इतना भला बुरा क्यों बोल रही हो? वो खुद थोड़ी आए थे मेरा रिश्ता करवाने। आपने ही तो उन्हें बोलकर मेरी शादी करवाई थी ना। हाँ मैंने तो करवाई थी, लेकिन मुझे ये लगा था कि तू घर में आएगी तो पूरा घर भर जाएगा, लेकिन तेरे माँ बाप को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। भेज दिया बेटी को ऐसे ही खाली हाथ। माँ जी उन्होंने इतना सब तो दिया, लेकिन जब आपका पेट ही नहीं भरता तो इसमें उनकी क्या गलती है? आपको तो जितना भी दे दो कम ही लगता है। मुझसे बदतमीजी कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? रुक, तुझे तो मैं सीधा करती हूँ, बहुत जुबान चल रही है तेरी, रुक यहीं। सुलोचना अंदर जाती है और वहाँ से डंडा लेकर आती है और निधि को काफी मारती है। निधि बेचारी ये सोचकर चुप हो जाती है कि वो अगर किसी को अपना दुख बताएगी तो उसके लिए ही परेशानी होगी। इसलिए निधि भी चुपचाप अपनी लालची सास के अत्याचार सहती रहती है और सुलोचना भी इसी बात का फायदा उठाकर निधि को हमेशा किसी न किसी बात से परेशान करती रहती है और उसे अपने मायके से कुछ न कुछ बोलकर मंगवाती रहती है और ना लाने पर वो अत्याचार भी करने लगती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद निधि का पति मनोज काम से वापस दूसरे शहर से आया होता है और घर में नया वॉशिंग मशीन देखकर दोनों को बुलाता है और कहता है, माँ निधि ये वॉशिंग मशीन कहाँ से आया? पहले तो नहीं था और काफी महंगा भी लग रहा है, किसी ने दिया है क्या? नहीं, इतनी महंगी वॉशिंग मशीन कौन देगा? ये तो मेरे मायके से आई है, उन्होंने ही दिया है। तुम्हें पता है ना मुझे किसी से महंगे तोहफे लेने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुमने क्यों ली? मैंने क्या कोई कमी रखी थी तुम्हारे लिए जो तुम्हें अपने मायके से सब कुछ लेना पड़ रहा है? नहीं, ये तो माँ जी। माँ जी क्या? कुछ नहीं बेटा, वो तो शगुन था इसलिए दिया था, वरना तुझे लगता है मैं बहू को ये लेने देती? तू तो अपनी माँ को जानता ही है ना। जानता हूँ, लेकिन अब कौन सा शगुन दिया जा रहा है? शादी को हुए तो इतना समय हो गया है, अब ये सब देने का क्या मतलब है? अरे उनके यहाँ रस्म होती है कोई, इसलिए आया है। और तुझे क्या है, तू जा, थक गया होगा, आराम कर ले थोड़ा। कोई बात नहीं, इसे वापस कर देना। अगर आप लोगों से वापस नहीं किया जाएगा ना तो मुझे बता देना, मैं खुद ही वापस करके आ जाऊंगा। अरे वापस क्यों करना, आ गया है तो रखे रहने दे। अब क्या तुझे ये काट रहा है?
और पहले वाली मशीन तो खराब हो गई थी, ये आ गई है तो अच्छा ही हुआ, कम से कम मदद तो होगी। मुझे लग ही रहा था ये आपने ही बोला होगा। माँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप क्यों इतना लालच करती हो। मैं हूँ तो आपकी सारी इच्छा पूरी करने के लिए, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है माँ। घर आया नहीं कि तेरी बीवी ने तेरे कान भी भर दिए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ माँ, इसने कुछ नहीं बताया मुझे, लेकिन मैं हूँ तो आपका ही बेटा, अच्छे से जानता हूँ आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। मनोज इतना बोलकर कमरे में चला जाता है और मनोज को ऐसे अपनी माँ के खिलाफ जाते हुए देखकर निधि में थोड़ी हिम्मत आती है और वो मनोज को सब सच बताने की ठान लेती है और कमरे में जाकर मनोज से बोलती है, मनोज जी, आपकी माँ बस लालच ही नहीं करती, बल्कि लालच के साथ मुझ पर भी अत्याचार भी करती है वो। ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने बाहर माँ के खिलाफ बोला, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगी मैं सच मान लूंगा। मैं सच बोल रही हूँ। माँ जी की लालच अगर मैं पूरी नहीं करती हूँ तो माँ जी मुझे बहुत मारती हैं, और ये सब झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मैं मानता हूँ मेरी माँ लालची है, लेकिन अपनी बहू पर अत्याचार ऐसा नहीं हो सकता। मनोज निधि की बात को नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर निधि फिर दुखी हो जाती है और काम करने किचन में चली जाती है। वहीं बाहर सीढ़ियों के पास सुलोचना खुद से बात करते हुए बोलती है, एक तो इस लंगड़ी की वजह से मुझे जो चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से इसने मेरे बेटे को भी अपने वश में कर लिया, अब तो इसके अकल ठिकाने लगाने ही पड़ेगी। इतना बोलकर सुलोचना सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है कि जब भी निधि वहां से जाए तो गिर जाए और ना ही खुद को गिरने से संभाल पाए। लेकिन ये सब करते हुए सुलोचना को मनोज देख लेता है और उसे सारी बात समझ आती है। जब निधि सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रही होती है, अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो गिर ही रही होती है कि मनोज उसे संभाल लेता है और सुलोचना के आगे निधि को बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी। अगर आज तुम सीढ़ियों से गिर जाती, तुम्हें कुछ हो जाता, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये तो मैं अपनी लापरवाही की वजह से गिर गई थी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? ये तुम अपनी लापरवाही के कारण नहीं, मेरी माँ के अत्याचार और लालच के कारण गिरने वाली थी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? सही बोल रहा हूँ, मैंने आपको तेल गिराते हुए देख लिया था। आपको अपने लालच से बहुत प्यार है ना, हमसे नहीं तो ठीक है। तो आज से आप इस बड़े से घर में अकेले रहिए, मैं अपनी बीबी को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। ये तू क्या बोल रहा है? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी अकेले? मैं तेरी माँ हूँ। ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मनोज को सुलोचना की हरकतों के बारे में पता चलता है और वो निधि को वहाँ से लेकर चला जाता है। अपने बहू बेटे के जाने के बाद सुलोचना के पास अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं बचता और वो अपने आगे की जिंदगी इसी अफसोस में गुजारती है।